हेलो, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में थोड़ा समय लग गया। इससे पहले भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास पाँच सात पार्ट चले। शीर्षक मैंने वही रखा था, भारत का संवैधानिक विकास। मेरे हिसाब से कुछ बच्चे बोर हो गए कि सर बार बार भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। देखो, 1773 से लेके और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक की अपनी यात्रा थी। मैंने उसको छोटे छोटे वीडियो में समझाने की कोशिश की ताकि याद। अब उसमें समझने वाली, देखो ये भारत का जो संविधान है ना, इसमें समझने वाली बातें तो बहुत कम है, लेकिन याद करने वाली जो फैक्चुअल बातें हैं, तथ्यात्मक बातें इसमें ज़्यादा है। और हर परीक्षा में तथ्यात्मक बातें ज़्यादा पूछी जाती है। और कुछ जो राजनीति विज्ञान की बातें हैं ना, जो समझाने वाली बातें हैं, वो बच्चों के समझ में भी नहीं आता। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार, भारत गणराज्य है। अब इसको लेके बच्चों में सीधी सी बात याद रखनी है, भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है, इसलिए भारत गणराज्य। इतनी सी बात है, न इसको घुमा फिरा के कुछ करना है। लेकिन बच्चे पता नहीं इसको किस रूप में, कभी जिसमें जनता द्वारा लोग निर्वाचित होते हो। अरे भाई, वो लोकतंत्र है। गणराज्य या गणतंत्र का मतलब थोड़ा ही है वो। अब ध्यान रखना, अमेरिका गणराज्य है, भारत गणराज्य है, लेकिन इंग्लैंड गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति होता ही नहीं है, महारानी होती है। तो एक प्रकार से वहाँ राजतंत्र है। अब बात करिए अपन लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र तो ब्रिटेन में भी है, अमेरिका में भी है, भारत में भी है। तो कुछ समझने वाली बातें हैं वो तो उस रूप में। बाकी अभी जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से अपन जो शुरू हुए थे, तब से लेके भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक की जो अपनी जो विकास यात्रा है वो अपन ने पूरी कर ली है। अब अपनी यूनिट 2 चलेगी और यूनिट का नाम है संविधान सभा। देखो, संविधान सभा के बारे में बहुत सारी बातें तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए। इसमें जो बातें पिछले वीडियो में छूट गई थी, मैं उन्हीं को आधार मानते हुए और आपको आगे बढ़ाऊँगा। बातें याद रखने वाली बातें हैं, समझाने वाली बातें जब आएगी, जैसे भारत के संविधान की विशेषता पढ़ेंगे, उसमें कुछ तथ्यात्मक बातें हैं, कुछ समझने वाली बातें हैं। प्रस्तावना पढ़ेंगे, उस समय कुछ बातें हैं वो समझाएंगे। बाकी अभी जो ये वीडियो चला है उसमें तो बातें याद रखने वाली बातें हैं। और ध्यान रखना, ये रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, RS प्री, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, मतलब कोई भी कंपटीशन हो, वनपाल, सब में ये पोर्शन काम आता है। क्योंकि भारत के संविधान का पोर्शन हर एग्ज़ाम में है और 20-22 क्वेश्चन भारत के संविधान के आते हैं। वर्तमान जो पेपरों का जो ट्रेड चल रहा है, उसमें आर्टिकल वगैरह तो कुछ महत्वपूर्ण है, 100 के आसपास, वो मैं आपको बता दूंगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन कुछ तथ्यात्मक बातें हैं वो ज़्यादा पूछी जाती है। चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। संविधान सभा। पहले संविधान सभा का अर्थ, किसी देश के संविधान निर्माण के लिए गठित लोगों का समूह है, संविधान सभा कहलाती है। एक बात है, चलते चलते देखो मैं आपको और बता देता हूँ। दुनिया में ब्रिटिश संविधान को अलिखित संविधान माना जाता है, और लिखित संविधान प्रथम अमेरिका का संविधान था, और भारत का संविधान लिखित दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अब ये लिखित और अलिखित का क्या भेद है? ब्रिटेन में सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी अलिखित नहीं है। बस किसी संविधान सभा ने इसको नहीं लिखा, इसीलिए उसको अलिखित संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। इसका मतलब एक खास समय में कुछ लोगों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया, और उस लोगों के समूह को कहा जाता है संविधान सभा, इसलिए वो लिखित संविधान हो गए। और इंग्लैंड को एक समय विशेष में नहीं लिखा गया, इसलिए उसको अलिखित संविधान कहा जाता है। वैसे कुछ भी अलिखित नहीं है, इंग्लैंड के संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए ना कि अलिखित संविधान का उदाहरण है, तो इंग्लैंड ही करना है। फिर मेरी बात मान लोगे कि सत्य ने कहा था कि सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन किसी संविधान सभा ने नहीं लिखा, इसलिए उसको अलिखित संविधान कहा जाता है। अब एक प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा की मांग कब की गई? तो इसमें दो को याद रखना।
कुछ भारतीय नेताओं ने संविधान सभा की मांग की थी और अंग्रेज़ों ने कब संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, इस दो पोर्शन में अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो संविधान सभा की मांग पहले भारतीय नेताओं द्वारा इसकी कब मांग की गई, तो संविधान सभा के प्रथम दर्शन 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं, जो बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया था। यानी 19वीं शताब्दी में संविधान सभा के बारे में तिलक सोच सके, ये इनकी दूरदृष्टि थी कि वो उस ज़माने में संविधान सभा के बारे में सोच सके। हालांकि वो स्वतंत्र भारत चाहते थे या नहीं चाहते थे, एक डोमिनियन स्टेट चाहते थे, वो अलग बात है, लेकिन पहला दर्शन जो है वो तिलक के स्वराज्य विधेयक में होता है। फिर 2 नंबर 1922 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर संविधान सभा की मांग की, जो संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 20वीं शताब्दी में प्रथम गांधी जी थे जिन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए और वो संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करेगी वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। फिर 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की। मतलब ध्यान रखना, ये ब्रिटिश सरकार के समक्ष सब लोग मांग प्रस्तुत कर रहे हैं और ब्रिटिश सरकार है इसको नकार रही है। फिर जनवरी 1925 में दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ। जनवरी 1925 में दिल्ली अधिवेशन में संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जनवरी 1925 में हुए दिल्ली अधिवेशन में, यहाँ दिल्ली लिखना भूल गया, आप करेक्शन कर लेना, दिल्ली अधिवेशन में संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। फिर 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी, इस दिशा में एक स्पष्ट प्रयास था। फिर 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने वैश्विक मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की। मतलब 1934 से लेकर फिर जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए उन सब में संविधान सभा की मांग 1936 का, चाहे लखनऊ अधिवेशन हो, 37 वाला, 38 वाला, सब में हमेशा कांग्रेस ये मांग करती रही। 1934 में M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने भी संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की। अगला, संविधान सभा की मांग को कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में रखा तथा कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में इस मांग को दोहराया गया। तो ये तो वो लोग थे, जैसे बात की कांग्रेस के नेता मान लो या अन्य कोई नेता मान लो, तिलक है, नेहरू है, M.N. राय है, इन्होंने समय समय पर संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की। लेकिन अंग्रेज़ों ने कब स्वीकार किया कि एक संविधान सभा होगी, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की सैद्धांतिक स्वीकृति। तो 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की बात पहली बार स्वीकार की गई। अगस्त प्रस्ताव को मैंने पीछे डिटेल से पढ़ा दिया था। अगस्त प्रस्ताव में ही अंग्रेज़ों ने प्रथम बार ये स्वीकार किया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया। अब स्वीकार नहीं करने का कारण है वो भी याद रखना, जिसमें लिखा था भारत का संविधान स्वभावतः या प्राय स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसका मतलब था, मतलब ज़्यादातर लोग भारतवासी होंगे। इसका मतलब ये भी था कि बहुत सारे लोग बाहर के भी होंगे। इसी आपत्ति को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, प्राय जो लिखा हुआ है, ये कांग्रेस को आपत्ति थी। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। फिर 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया तथा युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब ये एक शर्त डाल दी कांग्रेस ने, क्रिप्स प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। और न करने का कारण था कि देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार 39 से 45 के बीच चला था। अब ये अंग्रेज़ बड़े चालाक थे, इन्होंने लिख दिया
कि युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन होगा। कांग्रेस ने कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद क्यों नहीं, अब क्यों नहीं। भाई उस समय 42 में किसको पता था कि युद्ध 45 तक चलेगा, 46 तक चल सकता था, 50 तक चल सकता। इसलिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। तो फिर कब स्वीकार की गई, तो अगला हेडिंग है संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। अब कैबिनेट मिशन क्या था, कितने लोग थे? सर पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोगों का जो समूह था वो पीछे की वीडियो में है, वो वहाँ देख लेना। अब देखो कुछ बातें मैंने पीछे की वीडियो में जो डाल दी है वो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक तो संविधान सभा के जो सदस्य हैं ना, इनको लेके थोड़ा कन्फ्यूज है, तो वो आप पहले दूर कर लो। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कुल सदस्य संख्या 389 थी, और मैंने बता दिया था आपको पीछे की वीडियो में 389 का आंकड़ा कैसे आया। उस समय लगभग भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी और 10 लाख पे एक सदस्य था, इस हिसाब से ये 389 का आंकड़ा आया। 30 करोड़ जनसंख्या थी ब्रिटिश भारत की और 10 करोड़ जनसंख्या थी देशी रियासतों की। तो इनको मिला के और सदस्य संख्या 389 निर्धारित। अब एक मतलब लैंग्वेज को लेके थोड़ा कन्फ्यूज रहता है, वो आप ध्यान रखना। ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य थे और उस समय 11 प्रांत थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे और ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य, मतलब 292 तो ब्रिटिश प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। इस प्रकार से ब्रिटिश भारत के तो हो गए 296 और देशी रियासतों के थे 93। कुल मिला के 389 सदस्य संख्या थी। अगर ब्रिटिश प्रांत आए, अब प्रांतों का आपको पता ही है, स्टेट राज्य, वो 11 थे, उसमें 292 थे। और ब्रिटिश भारत, अब ब्रिटिश भारत में तो वो जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है वो भी ब्रिटिश भारत में ही है, तो उसमें हो गए 296। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से? 4 थे उस समय। दिल्ली जो अपनी राजधानी है, अजमेर मेरवाड़ा या आजकल राजस्थान में है, बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में है, और कुर्ग आजकल कर्नाटक में है। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब ये तो कैबिनेट मिशन ने जो योजना प्रस्तुत की थी उसकी सदस्य संख्या थी। अब माउंटबेटन योजना के बाद भारत का विभाजन हो जाता है। जब भारत का विभाजन होता है तो संविधान सभा का भी पुनर्गठन किया जाता है, सदस्य संख्या घट जाती है। फिर 3 जून 1947 को भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब कुल सदस्य संख्या हो गई 324, जो ब्रिटिश भारत से थे 235 और देशी रियासतों से थे 89। एक बार एक परीक्षा में प्रश्न आया था, 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ध्यान रखना 299 सदस्य थे। अब कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 9 महिलाएं थी। इस फैक्ट को याद रखना। अब कई किताबों में 211 का आंकड़ा आएगा। अब 211 का आंकड़ा क्या है वो मैंने पीछे नीचे नोट में डाल दिया है। ध्यान रखना 9 दिसंबर की बैठक में तो 207 ही लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 9 महिलाएं थी। देखो 9 दिसंबर 1946 से 22 जनवरी 1947 तक संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ ना, सत्र हुआ ना, उसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। मतलब पूरा जो अधिवेशन था एक, उसमें 211 लोगों ने भाग लिया था, लेकिन प्रथम दिन 207 ही लोगों ने भाग लिया था। अब संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल 15 ही महिलाएं थी। और वो 15 महिलाएं कौन कौन थी, उन 15 के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। उसमें जो इम्पोर्टेंट बनता है आप देख लेना। पहली थी अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालगाड़ जिले में अन्नाकारा में
ऊपरी जाति के हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने साल 1917 में मद्रास में एनबी सेंट मार्गरेट मालथी पटवर्धन, श्रीमती दादाभाग और श्रीमती अंबु जमल के साथ महिला भारत संघ का गठन किया। वह साल 1946 में मद्रास से निर्वाचित क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बन गई। मद्रास से जीत के आई थी ये। 24 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को पारित करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक चर्चा के दौरान भाषण में आशावादी और आत्मविश्वासी अंबु ने कहा था कि बाहर के लोग कहते हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दिया है। और मतलब इनके कहने का मतलब था कि भारत में महिलाओं को बराबरी का दर्जा है। अब हम कह सकते हैं कि जब भारतीय लोग स्वयं अपने संविधान को तैयार करते हैं तो उन्होंने देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर महिलाओं को अधिकार दिए हैं। यह साल 1952 में लोकसभा के लिए और 1954 में राज्यसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड 60 से 65 तक तथा सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा भी रही। तो एक तो इसके बारे में। 2 नंबर महिला है दक्षिणयानी वेलायुध। दक्षिणयानी वेलायुध का जन्म 4 जुलाई 1912 को कोच्चिन में बोलगाटी द्वीप पर हुआ। यह शोषित वर्गों की नेता थी। साल 1945 में दक्षिणानी को कोच्चिन विधान परिषद में राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया था। वह साल 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गई पहली एकमात्र दलित महिला थी। बेलायुद्ध के बारे में याद रखना। अब कभी प्रश्न बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि एकमात्र दलित महिला कौन थी, तो दक्षिणानी बेलायुद्ध थी। अब 2 महिलाओं के बारे में तो अपन ने चर्चा कर ली है, 13 महिलाएं और है। पहले मैं इन महिलाओं के बारे में ही आपको पढ़ा देता हूँ और फिर अपने संविधान के निर्माण किस प्रकार से हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।